नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे राज की बात चैनल पर। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूं जिसे याद करते ही मेरी रूह कांप उठती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरा सच है। सच जिसने मेरी नींदें छीन ली, मेरे सपनों को डरावना बना दिया और मेरी आत्मा पर एक ऐसा बोझ डाल दिया जिसे मैं आज तक उतार नहीं पाई। मेरा जन्म और बचपन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बीता। हम लोग पुराने मोहल्ले में रहते थे जहां सुबह की शुरुआत चाय की खुशबू से होती थी। पड़ोसियों के आंगन से आती बच्चों की किलकारियां और माहों की आवाजें मोहल्ले को जिंदा रखती थीं। मेरा घर छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ। मेरे पिताजी विक्रम शर्मा गणित के अध्यापक थे, बेहद अनुशासित, लेकिन चेहरे पर हमेशा हंसी। माँ सुनीता शर्मा पूरे घर को संभालती और हमें स्नेह से सही रास्ता दिखाती रहती। मेरी छोटी बहन साक्षी 10वीं क्लास में पढ़ती थी और हमेशा मेरे पीछे लगी रहती। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना करियर चुना। यह आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी मेहनत से हर दिन आगे बढ़ रही थी। रंगों और आकृतियों के बीच मैंने अपनी दुनिया बना ली थी। मुझे लगता था सपने इसी तरह पूरे होते हैं। फिर एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे माता पिता ने मेरी मुलाकात आरव से करवाई। वह जयपुर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। हमारी पहली मुलाकात वीडियो कॉल पर हुई थी। वह सादा था, गंभीर भी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी ईमानदारी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी जो मुझे तुरंत खींच ले गई। घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के दिन घर में उत्सव जैसा माहौल था। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब रस्में हंसी और खुशी के बीच पूरी हुई। साक्षी बार बार मुझसे पूछती, दीदी लहंगा कौन सा पहनोगी? माँ मुझे गहनों और दुपट्टों में सजाती और हंस हंस कर मुझे छेड़ती। पिताजी गंभीर थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व और आशीर्वाद दोनों साफ झलकते थे। जब मैंने शादी के मंडप में आरव को देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसके चश्मे का बार बार फिसलना सबको हंसा रहा था। मैंने उसी पल मन ही मन कहा, शायद यही मेरा साथी है। शादी के बाद मैं जयपुर चली आई। आरव ने मुझे एक सुंदर घर दिखाया, खुला, रोशनी से भरा हुआ। घर में उसके माता पिता, देवर अमन, ननंद प्रीति और अन्य रिश्तेदार रहते थे। सबने मुझे सहजता से अपना लिया। मुझे लगा यह मेरा नया परिवार है। शादी के कुछ दिन बाद ही परिवार ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। पास के हिल स्टेशन जाने का निश्चय हुआ। सुबह की हल्की ठंडी हवा, रास्ते में फैली हरियाली, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट, कार में गाने चल रहे थे। सासू माँ फोटो खींच रही थीं, प्रीति अपनी छोटी छोटी बातें कर रही थी और अमन शरारतें कर सबको हंसा रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरे जीवन की सबसे भयानक याद बन जाएगा। वहां पहुंचने के बाद शाम ढल रही थी। आसमान गहरा नीला हो चुका था और पहाड़ों पर धुंध उतर रही थी। हमने एक पुराना गेस्ट हाउस बुक किया था। बाहर से वह जगह सुंदर थी, लेकिन भीतर घुसते ही अजीब सी नमी और सन्नाटा महसूस हुआ। मैंने आरव से धीरे कहा, यह जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही तुम्हें? वह हंस पड़ा, तुम्हें तो हर चीज में डर दिखता है माया। देखना सब ठीक होगा। लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें जैसे अंधेरे में भी हमें घूर रही हों। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर चरमराहट होती थी, मानो कोई अदृश्य इंसान हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। रात को खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। आरव तो थक कर तुरंत सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। धुंध गहरी हो चुकी थी। तभी मैंने देखा बाहर पेड़ों के बीच एक परछाई खड़ी थी। मैंने आंखें मली, सोचा शायद भ्रम है, लेकिन वह परछाई हिली। वह पेड़ के पीछे छुपी और फिर धीरे धीरे सामने आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने घबराकर आरव को जगाया। आरव उठो, बाहर कोई खड़ा है। वह आधी नींद में बड़बड़ाया, कौन खड़ा होगा इस वीराने में? सो जाओ। लेकिन मैं सो नहीं सकी। पूरी रात वह परछाई मेरी आंखों के सामने मंडराती रही। अगली सुबह मैंने सबको बताया। सासू माँ ने हंसकर कहा, सपना देखा होगा। प्रीति बोली, दीदी यह पहाड़ों की धुंध है, उसमें अक्सर ऐसी आकृतियां दिखती हैं। लेकिन मेरे भीतर से कोई आवाज कह रही थी कि यह सपना नहीं था। उस रात फिर वही हुआ। इस बार परछाई खिड़की के और करीब आ गई थी।
और तभी मुझे याद आया, बचपन में लखनऊ के हमारे घर में भी मैंने ऐसे ही सपने देखे थे। अंधेरे में कोई परछाई जो मेरी ओर देखती थी। उस वक्त मैंने सोचा था कि यह सिर्फ मेरा डर है, लेकिन अब यह हकीकत थी। मैं कांपते हुए बुदबुदाई, यह वही है, वही जो सपनों में आता था। मेरे शब्द सुनकर आरव चौंक पड़ा। तुम क्या कह रही हो माया? कौन है वही? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस इतना पता था कि वह परछाई मेरा पीछा कर रही थी, और अब वह और करीब थी। रास्ते में हम सब ने सड़क किनारे के ढाबे पर चाय और पकौड़े खाए। लकड़ी की कुर्सियों पर बैठकर सबने अपने बचपन की छोटी छोटी यादें सुनानी शुरू की। अमन ने अपने स्कूल के किस्से सुनाए, प्रीति ने कॉलेज की मजेदार बातें शेयर की, और पापा जैसे हंसते हंसते रो ही पड़े। वह हल्की हल्की धुंध, ठंडी हवा और चाय की भाप, सब ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया। हिल स्टेशन पहुंचते ही आसमान गहरा नीला था। चारों ओर घने देवदार और चीड़ के पेड़ खड़े थे, जिनसे छनकर आती ठंडी हवा हमारे चेहरों को छू रही थी। सब ने लंबी पैदल सैर की, झूले झूले, छोटे छोटे खेल खेले। मैं बार बार थक कर पीछे छूट जाती तो आरव मुस्कुराते हुए कहता, माया धीरे चलो, तुम्हें चोट लग जाएगी। उसकी आवाज में चिंता और अपनापन दोनों थे। मैं हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लेती और आगे बढ़ जाती। दिन का अंत आते आते सबके चेहरे पर सुकून था। लौटते वक्त कार की खिड़की से झांकते हुए मैंने ढलते सूरज का नजारा देखा। पहाड़ों के पीछे लुप्त होती किरणें, आसमान में फैला सुनहरा रंग और हवा में हल्की ठंडक। मैंने मन ही मन सोचा, शायद जिंदगी का असली सुख ऐसे ही पलों में छुपा है। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। मायके की हलचल और खुशियां अभी ठंडी भी नहीं हुई थीं कि जयपुर के नए घर में एक अलग सी खामोशी उतरने लगी। शादी को कुछ दिन ही हुए थे। मैं धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढल रही थी। आरव के माता पिता अमन और प्रीति सब ने मुझे अपनाया था। उनका ख्याल और प्यार मुझे अच्छा लगता था, लेकिन समय के साथ कुछ छोटी छोटी बातें मेरे मन को खटकने लगी। आरव ज्यादातर ऑफिस में रहता, हफ्ते के 2-3 दिन ही घर आता। उन पलों का मैं बेसब्री से इंतजार करती। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी आदतें सब मुझे बेहद भाती। दिन में घर की बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज की रोशनी पूरे लिविंग रूम में फैल जाती। रसोई से अक्सर सास की हंसी और प्रीति की बातें सुनाई देती। अमन टीवी देखकर ठहाके लगाता। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लगता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं था। कभी कभी जब मैं किसी कमरे से गुजरती तो अचानक सबकी बातें थम जाती, हंसी वहीं रुक जाती, जैसे किसी ने बीच वाक्य में शब्द निगल लिए हों। मैंने कई बार गौर किया कि जैसे ही मैं नजर डालती, उनके चेहरे पर हल्की सी झिझक, एक नकली मुस्कान उभर आती। एक दिन मैं रसोई में चाय लेने गई। सास और प्रीति आपस में धीमे स्वर में बात कर रही थीं। उनके चेहरों पर अजीब सी गंभीरता थी। जैसे ही मैं पास पहुंची, बातचीत अचानक थम गई। सास ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे माया, तुमने क्यों तकलीफ की? चाय तो मैं ले आती। उनकी आंखों में एक झिझक थी, मानो मैंने कोई राज सुन लिया हो। अगले दिन लिविंग रूम में बैठी थी। अमन और प्रीति पहले तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, उनकी हंसी अचानक थम गई। उनके चेहरों पर एक हल्की सी घबराहट दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। शाम को जब आरव ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, चेहरे पर चमक और आंखों में शरारत। उसने कहा, माया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उत्सुकता से बॉक्स खोला। अंदर एक चमचमाती डायमंड रिंग थी। हल्की नीली रोशनी में वह और भी आकर्षक लग रही थी। मैं खुश होकर बोली, वाह आरव, ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे डायमंड रिंग पसंद है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों की चमक मुझे सब बता देती है। यही मेरी खुशी है। मैंने रिंग पहन ली, लेकिन जैसे ही वह मेरी उंगली में फिट हुई, मुझे अचानक एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, जैसे नसों में हल्की बिजली दौड़ गई हो। मैं चौंक कर आरव की ओर देखने लगी। उसने पूछा, क्या हुआ माया? मैंने हिचकते हुए कहा, पता नहीं, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दर्द नहीं था, लेकिन जैसे शरीर में सनसनी दौड़ गई हो। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद एक्साइटमेंट था, इसे सीरियसली मत लो। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी घर कर गई थी। रात को सब लिविंग रूम में बैठे थे। हल्की रोशनी, बाहर से आती ठंडी हवा, चाय की भाप, प्रीति के गाने की आवाज, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं उस झंझनाहट को भूल नहीं पा रही थी। फिर अचानक मैंने देखा, अमन और प्रीति एकदम से खामोश हो गए।
प्रीति ने जल्दी से मोबाइल उठाया और कुछ टाइप करने लगी। मैंने गौर किया कि मम्मी भी मेरी ओर देखने से बच रही थी। उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी, जैसे वे किसी डर से मुझे इग्नोर कर रही हों। मेरे दिल में सवाल उठने लगे, ये सब क्या छुपा रहे हैं और क्यों? रात को आरव ने मेरे चेहरे पर छाई उलझन को देखकर धीरे से पूछा, माया, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें खुश रखने के लिए मैं सब करूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्के से दबाया। उसकी आवाज में प्यार और सुरक्षा का एक अजीब सा मेल था, जैसे वह मुझे अपने शब्दों से सहलाना चाहता हो। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वहां चिंता भी थी और एक अजीब सी उम्मीद भी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर एक हल्की सनसनी उठी। शायद यह रिंग की वजह से थी, शायद इस घर के माहौल की वजह से। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी कमरे में गिर रही थी। दीवारें सफेद थीं, लेकिन उस रोशनी में वे किसी और रंग की लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे दीवारें मुझे अपनी ओर खींच रही हों। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने रिंग को देखा। उसकी चमक कमरे में नीली लकीरों की तरह फैल गई थी। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। कमरा वही था, पर भीतर का सन्नाटा बदल गया था। उस रात मेरी नींद में कुछ नया शुरू हुआ। मैंने एक अजीब डरावना सपना देखा। सुबह उठते ही मुझे उसका पूरा हिस्सा याद नहीं रहा। बस इतना याद था कि उसमें एक लड़की थी। एक दिन घर में मैं अकेली थी। आरव ऑफिस गए थे और सास ससुर भी कहीं बाहर थे। घर की खामोशी मुझे गहरी लग रही थी। मैं बुक शेल्फ के पास खड़ी थी। मेरी नजर पुरानी किताबों पर पड़ी। वे किताबें धूल से भरी हुई थीं, पन्ने पीले और किनारे टूटे हुए। मेरे घर में किताबें हमेशा साफ सुथरी रखी जाती थीं। हर किताब का आदर होता था। यहाँ ऐसा देखकर मुझे गुस्सा आया। पूरा घर चमचमाता था, हर कोना पोछा हुआ, लेकिन किताबों के नाम पर इतनी लापरवाही, यह मुझे अजीब लगा। मैं झाड़न और कपड़ा लेकर आई और किताबें साफ करने लगी। धीरे धीरे मैंने पन्नों को झाड़ा, उनके किनारे संभाले। तभी एक पुरानी किताब के बीच में से एक पीला कागज गिरा। साथ ही एक फोटो भी नीचे फिसल कर आ गया। मैंने फोटो उठाया। उसमें एक लड़की थी, खूबसूरत, मुस्कुराती हुई। उसकी मुस्कान इतनी गहरी थी कि मुझे एक पल को लगा जैसे वह मेरे सामने खड़ी हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे किसी गहरे राज्य का संकेत। मैंने कागज उठाया। उस पर लिखा था, यह घर कभी भी सुकून नहीं दे सकता क्योंकि इसकी दीवारों में दर्द छुपा हुआ है। मेरी उंगलियां कांप गईं। किताब मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर पड़ी। मैं जल्दी से उठी, कमरे से बाहर आई और गहरी सांस ली। मेरे कानों में धड़कनें गूंज रही थीं। यह क्या था? किसने लिखा था? और क्यों इसे किताब में छुपाया गया था? पूरे दिन यही सवाल मेरे मन में घूमते रहे। मैं खाना खाती रही, काम करती रही, लेकिन उस कागज के शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे। रात हुई। मैं बिस्तर पर लेटी। बाहर सन्नाटा था। घर के हर कोने से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। दीवारों की चरमराहट, किसी पुराने फर्नीचर का हल्का हिलना। नींद आई तो वही सपना फिर से आया। इस बार सपना और भी डरावना था। वही अजनबी महिला सामने थी। उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था, पर उसका शरीर अब मेरे और करीब था। वह किसी अंधेरे गलियारे में खड़ी थी। दीवारें गीली थीं, सीलन की बदबू आ रही थी। वह मुझे खींचना चाह रही थी। उसकी आवाज बहुत धीमी और खौफनाक थी। यह घर तुम्हारा नहीं है माया, तुम्हें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। उसके शब्द गूंजे तो मेरे भीतर ठंड फैल गई। मैं देख रही थी, उसकी आंखें अचानक उस रिंग जैसी चमकने लगी। मेरी नींद खुल गई। मैं पसीने में भीगी हुई बैठी थी। मैंने रिंग को देखा। क्या यह सब रिंग से जुड़ा था? क्या यह महज मेरा भ्रम था या कुछ असल में गलत हो रहा था? मैंने रिंग उतारकर टेबल पर रख दी। गहरी सांस ली, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। कमरा शांत था। बाहर से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन वही महिला फिर मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा कहर था। उसकी मुस्कान में कोई रहस्य छुपा था, जैसे वह मुझे बुला रही हो। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और खौफनाक आवाज में बोली, तुम जानती हो माया, तुम जहां हो वो जगह तुम्हारी नहीं है, वो जगह मेरी है। उसकी सांस मेरी त्वचा से टकरा रही थी। उसकी आंखें जलती हुई रिंग जैसी थीं। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे चारों ओर घर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे किसी और दुनिया की परतें खुल रही हों। और मुझे पहली बार लगा, ये सिर्फ सपना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इस घर में सांस ले रहा है। और अब जब तुम यहां से जाने की कोशिश करोगी, तो इस घर से कोई तुम्हें जिंदा नहीं जाने देगा। तुम हमेशा यहीं रहोगी।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें किस तरह इस जगह के जाल में फंसा लिया गया है। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और मैं पसीने से तरबतर झटके से जाग गई। आंखें खुली थीं, लेकिन दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था सीना फट जाएगा। कमरे में वही सन्नाटा था, पर उस महिला का चेहरा, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब जैसे अब भी मेरे सामने मंडरा रहे थे। आरव का व्यवहार भी इन दिनों बदलने लगा था। पहले वह मुझसे बहुत बात करता था, लेकिन अब उसका घर में रहना भी अजनबी सा लगने लगा। ऑफिस का काम, देर से लौटना, चेहरे पर थकान और आंखों में तनाव। मैंने एक दिन उससे कहा, आरव सब ठीक है ना? तुम ठीक से खाते नहीं, सोते भी नहीं, क्या ऑफिस में बहुत दिक्कत है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान लाकर बोला, कुछ नहीं माया, बस काम ज्यादा है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखें बेचैन थीं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। मम्मी भी अब मुझसे कम बात करने लगी थीं। पहले जहां वे मेरे साथ हंसी मजाक करती, अब उनके चेहरे पर अजीब सा संकोच था। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मम्मी आप कुछ परेशान हैं क्या? उन्होंने एक पल मेरी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं, बोली, क्या तुमने कुछ कहा माया? उनके चेहरे पर घबराहट और बुझी हुई थकान थी। मैंने धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, लेकिन मेरे भीतर सवाल और गहरे होते जा रहे थे। आखिर यह परिवार मुझसे क्या छिपा रहा था? एक शाम मैं अकेली थी, घर शांत था। मैंने सोचा पुराने सामानों में देखूं, शायद कोई सुराग मिले। स्टोर रूम में जाकर मैंने एक पुरानी ट्रंकी खोली। अंदर बहुत सारे पुराने फोटो और दस्तावेज रखे थे। धूल जमी तस्वीरों को पलटते हुए अचानक मेरी नजर एक फोटो पर अटक गई। वही लड़की, वही रहस्यमयी मुस्कान, वही आंखें जो मैंने सपने में देखी थी। इस बार वह मुझे और भी जानी पहचानी लगी। उसके चेहरे की चमक और आंखों में गहराई मुझे चौंका रही थी। फोटो पुरानी थी, धुंधली सी, और उस पर कोई तारीख नहीं थी। मैंने फोटो हाथ में पकड़े देर तक देखा। धीरे धीरे मन में सवाल उभरता गया, क्या वह इस परिवार का हिस्सा थी? क्या उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसे सब मुझसे छिपा रहे थे? रात को फिर सपना आया, लेकिन अब वह और भयावह था। वह लड़की अब मेरे और करीब थी। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, जैसे उनमें अनंत पीड़ा बंद हो। वह मुझे देख रही थी और अचानक मेरे हाथ पकड़कर खींचने लगी। तुम जानती हो माया, यह घर कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारी किस्मत मुझे जकड़ चुकी है। अब तुम भी मेरी तरह हमेशा यहीं रहोगी। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि मैं चीखते हुए नींद से जाग गई। धड़कनें बेकाबू थीं, सांसें भारी थीं। मैं बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, क्या वह लड़की इस परिवार से जुड़ी थी? क्या वह मुझे कुछ बताना चाहती थी? रिंग, सपने, घर की खामोशी, सब कुछ किसी गहरे राज से बंधा हुआ लग रहा था। मैं तय कर चुकी थी कि अब मुझे आरव से पूछना होगा, लेकिन वह हमेशा या तो थकान का बहाना करता या बात टाल देता। उस दिन सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैली थी। मैंने सोचा शायद आज कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन उसी दिन मेरी जिंदगी पलट गई। आरव उस दिन ऑफिस से जल्दी लौट आया। करीब 4 बजे ही घर आ गया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खुशी भी। मुस्कुराते हुए बोला, माया आज क्या बनाया है? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ खास नहीं, तुम्हारे पसंदीदा पकौड़े और आलू के पराठे बनाए हैं। चाय के साथ परफेक्ट लंच होगा। वह मुस्कुराया, वाह तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है, आज तो मैं आराम से खाऊंगा। हम दोनों साथ बैठे। माहौल कुछ हल्का सा लगा, लेकिन तभी उसने अचानक कहा, माया मैंने आज अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, रात को आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बना लेना। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन मेरे दिल में हल्की सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो। आरव उसके बाद मार्केट चले गए और मैं किचन में आ गई। मैंने पूरी तल्लीनता से खाना बनाना शुरू किया। पनीर पकौड़े, आलू टिक्की, गुलाब जामुन, सब कुछ मैंने बड़े मन से बनाया। हर डिश को बनाते हुए मेरे हाथ अपने आप तेज चल रहे थे, लेकिन भीतर बेचैनी का एक हल्का सा प्रवाह था। फिर मैंने अपने कपड़े बदले, हल्का सा मेकअप किया और बालों को ठीक किया। तब तक आरव लौट भी आए। उनके हाथ में मिठाइयों के पैकेट थे, साथ ही उनके दोस्त भी आ चुके थे। पूरी फैमिली मेज पर जुट गई। मैंने सबको खाना सर्व किया। सब दोस्तों ने बड़े चाव से खाया और तारीफें करने लगे। भाभी, ये तो सबसे बेहतरीन पराठे हैं जो मैंने कभी खाए, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। मैं मुस्कुराई, धन्यवाद,
अच्छा लगा कि आपको पसंद आए। वातावरण हल्का था, हंसी ठिठोली चल रही थी। मैं खुश थी कि कम से कम इस घर में अपनेपन की एक जगह बना पाई हूं। तभी एक दोस्त ने आरव से कहा, अब तो यार तू संभल जाएगा, सदमे से भी निकल आएगा। भाभी इतनी अच्छी हैं, भगवान ने फिर से तुझे हंसने का मौका दिया है। दूसरा बोला, हाँ भाई, अंजलि जैसी तो कोई नहीं थी, लेकिन देख अब तेरे पास माया है, खुश रहो दोनों मिलकर। ये शब्द मेरे कानों में ऐसे लगे जैसे किसी ने तेज आवाज में कान के पर्दे फाड़ दिए हों। अंजलि? कौन अंजलि? मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, या शायद सबने अनसुना कर दिया। मैं मुस्कुराते हुए वहां से उठी, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। कमरे में पहुंचते ही मेरे आंसू फूट पड़े। कांपते हाथों से मैंने मां का नंबर डायल किया। मां, मां, मेरी आवाज टूटी हुई थी। उधर से मां की आवाज आई, माया, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? मैं रोते हुए बोली, मां, मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है। आरव ने मुझसे झूठ बोला। उसकी शादी पहले हो चुकी थी, उसकी बीवी थी और उसकी मौत हो गई। मां, मैं ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे आकर ले जाओ, मैं यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं इतनी जोर जोर से रो रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मां की आवाज भी कांपने लगी। शांत हो जा माया, सब ठीक होगा बेटा। लेकिन मुझे मालूम था कुछ भी ठीक नहीं होगा। उस रात आरव ने मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने मेरा हाथ पकड़ा। माया सुनो, मैंने झटके से उसका हाथ झटक दिया। अब मुझसे बात मत करो। काफी देर तक मैं जागती रही। रोते रोते आखिरकार नींद आ गई। फिर वही हुआ, सपना। मैंने खुद को एक बहुत खूबसूरत बगीचे में पाया। चारों तरफ फूल खिले थे, पक्षी गा रहे थे, हवा में अजीब सी मिठास थी। अचानक मेरे सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। इतनी सुंदर कि जैसे कोई सपना हो, कोई परी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। तभी मैंने देखा आरव उस लड़की के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में एक रिंग थी। वह कह रहा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने हौले से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर दोनों हाथों में हाथ डालकर बगीचे में घूमने लगे। झील के किनारे पेड़ों की छांव में मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। मेरा दिल टूट रहा था, मेरा सीना जल रहा था। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे टूट जाएंगे। वो लड़की चिल्लाई। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी, बाल बिखर गए थे। तेज आंधी में वह धुंध में खोने लगी। आरव उसे पकड़ने भागा, लेकिन उसका हाथ हवा को ही छू कर रह गया। लड़की गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा था, इतना गहरा कि मेरी सांस घुटने लगी। अचानक उस अंधेरे को चीरती हुई एक खौफनाक चीख गूंजी। आवाज इतनी भयावह थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। दिल जोर से उछल गया। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। वह आवाज अब भी गूंज रही थी। यह मैंने नींद में नहीं सुनी थी, यह मैंने पूरे होश में जागते हुए सुनी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांस इतनी तेज चल रही थी कि जैसे दम निकल जाएगा। कमरे की चारों दीवारें मुझे घूर रही थी। मैंने कांपते हुए खुद से बुदबुदाया, ये लड़की कौन थी? क्यों मुझे बार बार सपनों में दिख रही है? क्या यह वही अंजलि थी? लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस एक खामोशी थी और डर था। आरव भी जाग गया था। उस रात का सन्नाटा अजीब था। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। आखिरकार मैंने उसकी ओर देखा। अब और मत छुपाओ आरव, मेरी आवाज टूट रही थी। सच बताओ, कौन थी अंजलि? आरव के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने पुराने जख्म पर उंगली रख दी हो। उनकी आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं, होंठ भी हिले नहीं। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। फिर उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से हटाने जा रहे हों। आज मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूं। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें किसी तरह का संकल्प भी था। अब चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच बताना जरूरी है। अंजलि मेरी पत्नी थी, माया, और मैं उससे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार करता था। मेरे कानों में जैसे बम फटा। मैं वहीं पत्थर सी बैठ गई। गले में कांटा अटक गया। दिल में अजीब सी टीस उठी। पत्नी, और उसने मुझे कभी बताया तक नहीं। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सका स्थिर रखते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे पूरी कहानी बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस घर में कोई आत्मा है, कोई छाया, और जब तक मैं ये नहीं जानूंगी कि अंजलि कौन थी, मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी। मुझे सब सच सच बताओ। आरव ने सिर हिलाया। उनकी आंखें एकदम कहीं दूर देखने लगीं।
हमारी पहली मुलाकात जयपुर के गुलमोहर कैफे में हुई थी। उन्होंने कहना शुरू किया। बरसात की शाम थी, बाहर पानी झरने की तरह बरस रहा था। मैं भीगा हुआ अंदर आया। कोने की टेबल पर वह बैठी थी, बाल गीले, नीली शॉल ओढ़े हुए, सामने किताब खुली थी। वेटर ने गलती से मेरी कॉफी उसके सामने रख दी। वह हंस पड़ी और बोली, अजनबी की कॉफी शायद नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था कि मैं वहीं रुक गया। आरव की आंखें चमक रही थीं, जैसे वह उस शाम को फिर जी रहे हों। फिर गुलमोहर कैफे हमारी जगह बन गया। हर हफ्ते मिलना, कभी किताबों पर बहस, कभी फिल्में, कभी पुराने शहर में घूमना। वह जिद्दी थी, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती और फिर चुपके से चिट्ठी लिख देती, गुस्सा खत्म, अब आइसक्रीम खिलाओ। उसके हर अंदाज में मुझे प्यार दिखता था। उसकी हंसी, उसकी नाराजगी, यहां तक कि उसका डर भी। अंजलि को तूफानों से बहुत डर लगता था, मगर फिर भी तूफानी शामों में बालकनी में खड़ी हो जाती, कहती, डर को सामने से देखना चाहिए। आरव ने सांस लेने के लिए रुक गए। उनकी कहानी सुनते सुनते मेरे भीतर जैसे सांप रेंगने लगे। मैं दांत भींच कर सुनती रही। वह बीते हुए लम्हों में खोए थे और मैं बस एक तमाशबीन जो उसका अतीत सुन रही थी। आरव की आवाज गहरी हो गई। एक रात मैं उसे नाहरगढ़ किले पर ले गया। पूरा शहर नीचे तारों की तरह चमक रहा था। मैंने जेब से रिंग निकाली, घुटनों पर बैठकर पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? वह हंसी और बोली, ड्रामा मत करो। हाँ है। उसकी हंसी में, उसकी आंखों में मुझे पूरा भरोसा था। मेरे हाथ की उंगली अपने आप रिंग पर घूम गई, वही रिंग जो अब मेरी उंगली में थी। मेरे भीतर आग लग गई। मैंने धीमे लेकिन कांपते हुए स्वर में पूछा, तो यह रिंग उसकी थी, मुझे उसकी जगह भरने के लिए दी गई? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ, ये वही रिंग है। मैंने खून का घूंट पीते हुए उस बात को नजरअंदाज किया। आवाज में तल्खी थी, खैर आगे की कहानी सुनाओ। आरव की आंखें भीग उठी। शादी साधारण थी। मंदिर में 7 फेरे हुए। परिवार और कुछ दोस्त ही थे। अंजलि ने लाल हल्की बनारसी पहनी थी। उसे भारी कपड़ों से चक्कर आता था। फेरे लेते समय उसने मेरे कान में फुसफुसाया, झगड़ा हो तो पहले पानी पिलाना, फिर बहस करना। उसके छोटे छोटे नखरे, उसकी बातें, सब मेरी आदत बन गई थी। मेरे भीतर गुस्सा उबल रहा था। ये सब सुनना मुझे क्यों जरूरी था? मैं उसकी पत्नी हूं या उसकी सुनने वाली? आरव की आवाज अचानक भारी हो गई। फिर एक दिन हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। अंजलि बोर हो रही थी तो सब लोगों ने उसे खुश करने के लिए मूवी देखने का प्रोग्राम बना लिया। कार अमन चला रहा था। उस दिन बादल छाए हुए थे। फिल्म देखकर लौटते वक्त बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी। अंजलि मेरा हाथ कसकर पकड़े थी। तभी सामने से एक ट्रक आया। अमन ने गाड़ी मोड़ी, लेकिन एक्सीडेंट हो ही गया। कार पलट गई। अमन और बाकी लोग बच गए, लेकिन अंजलि चली गई। उसके दुपट्टे का एक टुकड़ा सीट पर अटका रह गया। बस वही उसकी आखिरी निशानी रह गई। कमरा सन्नाटे से भर गया। आरव ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब माया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करूं? अंजलि मेरी यादों में बसी हुई है। उसके बिना मैं जी नहीं पा रहा था, लेकिन वह अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मुझे लगता है कि वह तुमसे बहुत नफरत करती है। मेरे भीतर सब्र की डोर टूट गई। तो अब तुम चाहते क्या हो आरव? मैं उसकी यादों के साथ रहूं, उसकी रिंग पहनूं, उसकी छाया में जीऊं? क्या मैं सिर्फ उसकी जगह भरने आई हूं? आरव घबरा गए। नहीं माया, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बस चाहता था कि सच बता दूं, वरना तुम मुझसे और दूर चली जाती। मैं गुस्से में फट पड़ी। मेरी आवाज कड़वी और तेज हो गई। तुमने मुझे कभी पत्नी माना ही नहीं आरव। तुमने मुझे एक खाली जगह समझा जिसे भरना था, लेकिन मैं इंसान हूं, कोई परछाई नहीं। कमरे में खामोशी उतर आई। बाहर हवा तेज हो गई थी। खिड़की का पर्दा फड़फड़ा रहा था। उस पल मुझे लगा कि हमारी बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं है, कोई तीसरा भी इस कमरे में है जो सब सुन रहा है। आरव के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने पुराने जख्म पर हाथ रख दिया हो। उसकी आंखें भारी हो गईं, होठों पर एक शब्द भी नहीं आया। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। मैं गुस्से से कांप रही थी। मेरी आवाज खुद मेरे कानों में अजनबी सी लग रही थी। सच शादी से पहले बताते हैं आरव, मैंने तमतमाते हुए कहा। बाद में नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार सब जानते थे, बस मैं अंधेरे में रही। और अब तुम चाहते हो कि मैं यह सब सुनकर भी मुस्कुराऊं? सुनो आरव, मैं अंजलि नहीं हूं, मैं माया हूं।
अगर मुझे मेरी जगह नहीं दोगे तो मैं खुद अपनी जगह बना लूंगी तुम्हारे बिना। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया। लकड़ी की चौखट हिल गई, लेकिन दिल में सवाल गूंजता रहा, क्या सचमुच मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक परछाई हूं? उस रात नींद तो आई, मगर सपनों ने चैन नहीं लेने दिया। जैसे ही आंखें बंद हुईं, मैं किसी और दुनिया में पहुंच गई। मैंने खुद को एक बेहद खूबसूरत जगह पर पाया। हरी हरी वादियां थीं, चारों ओर फूल थे, बीच में झील का चमचमाता पानी, हवा में अजीब सी सुगंध थी। लेकिन इस बार वहां मैं नहीं थी, एक लड़की थी, सफेद ड्रेस में, बड़ी ही मासूम और सुंदर। वह मुस्कुरा रही थी और उसके साथ आरव। मेरी सांसें अटक गईं। ये लड़की कौन है? और आरव की आंखों में उसके लिए वह मोहब्बत क्यों थी जो उसने कभी मेरे लिए नहीं दिखाई? आरव उसके हाथ पकड़कर बोला, अंजलि, अगर जिंदगी दोबारा भी मिले तो भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। अंजलि शब्द मेरे कानों में गूंजा। वही नाम, वही चेहरा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। लेकिन सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल उमड़ आए, जोर जोर से हवा चलने लगी। अंजलि घबराकर बोली, आरव, यह क्या हो रहा है? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन अगले ही पल एक भयानक तूफान आया और दोनों को अलग कर दिया। अंजलि चीखती रह गई और उसका हाथ आरव से छूट गया। वह अकेली रह गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर अचानक एक परछाई आई, लंबा, चौड़ा, पूरे चेहरे पर काला मुखौटा, हाथ में वही भारी छापड़। वह धीरे धीरे अंजलि की ओर बढ़ा। अंजलि पीछे हटती रही, रोती रही। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? लेकिन नकाबपोश चुप रहा। फिर अचानक उसने छापड़ उठाया और अंजलि की गर्दन पर वार कर दिया। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा छूट पड़ा। मैं ये देखकर चीख पड़ी। सपना इतना असली था कि मेरी खुद की चीख निकल गई। नहीं, मेरी नींद टूट गई। मैं हांफ रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था। लेकिन दिल दहला देने वाली बात यह थी, उस नकाबपोश का अंदाज, उसकी चाल मुझे जानी पहचानी लगी। जैसे वह कोई अनजान नहीं बल्कि मेरे बहुत करीब का हो। मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल था, क्या अंजलि की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल था? और अगर हां, तो वह नकाबपोश कौन है? अब मेरे दिल में उलझन थी कि मैं क्या करूं। कभी लगता कि इस घर के पीछे कोई गहरा रहस्य है, कभी लगता गुस्से में सब छोड़कर मायके चली जाऊं, और कभी लगता यहीं रहकर सब पता करूं। लेकिन आरव ने जो सच्चाई बताई कि वह अंजलि को नहीं भूल पा रहा, इसने मेरे भीतर का बोझ और बढ़ा दिया। दिल कह रहा था, एक तो मुझसे झूठ बोला गया, शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी बीवी थी। दूसरा, वह अब भी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दे पा रहा। वह बीवी जो अब जिंदा नहीं थी, लेकिन मेरी नींद, मेरा चैन सब छीन रही थी। कोई ऐसा भी नहीं था जिसे मैं अपना दर्द बता पाती। उस रात गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैंने सबके सामने आवाज ऊंची कर दी। सास, ससुर, ननद, देवर, किसी को नहीं छोड़ा। मैं चिल्लाई, तुम सबको पता था ना, तुम सब इस घर में रहते हो। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आई कि मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खेल खेला गया? तुम सब मुझे धोखे में रखते रहे। घर का माहौल सन्नाटे से भर गया। कोई कुछ नहीं बोला, बस आरव मेरी तरफ देखता रहा, बार बार कहता, माया प्लीज तुम समझो। मैंने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। चुप रहो आरव, अब और झूठ मत बोलना। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक जगह भरने वाली गुड़िया हूं। मेरे आंसू खुद ही बह निकले। मैंने सामान उठाया और सीधे मायके चली गई। माँ मुझे देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ बेटा? मैं रोते हुए बोली, माँ मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। मैं उसके साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। पापा चुपचाप मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा। उनका हाथ भारी था, मगर उसमें एक सुकून था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब दिल में ठान लिया था, यह कहानी खत्म नहीं होगी। अंजलि का राज मुझे जानना ही होगा, चाहे यह घर हो, आरव हो या वह नकाबपोश। लेकिन मेरी आंखों में बस वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं एक मरे हुए रिश्ते की परछाई के साथ जी रही हूं? उस रात मैं मां के कमरे में ही सो गई। शरीर थका हुआ था, पर दिमाग भारी। जैसे ही आंखें बंद हुईं, वही खौफनाक सपना आ गया। मैंने खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक मध्यम सी पीली रोशनी कहीं दूर जल रही थी। मेरे साथ इस बार कोई और नहीं बल्कि आरव था। वह मेरा हाथ थामे धीरे धीरे मुझे आगे ले जा रहा था। आरव, मुझे डर लग रहा है, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसने मेरी ओर देखा।
आंखों में अजीब सी नरमी थी। बोला, मैं हूं ना माया, डरो मत। लेकिन तभी अचानक सामने एक परछाई उभरी। सफेद ड्रेस पहने वही लड़की, वही चेहरा, लेकिन इस बार उसकी गर्दन कटी हुई थी। वहां से खून टपक रहा था। चेहरा इतना भयावह कि मेरी चीख निकल गई। वह लड़की जोर से चिल्लाई, आरव, तू मेरा है और तुम दोनों मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसने खून से सनी हथेली मेरी ओर बढ़ाई। मैं पीछे हटती रही, पर वो और करीब आती गई। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की। अंजलि, प्लीज रुक जाओ। लेकिन उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अचानक पास रखा लोहे का औजार उठाया और आरव पर झपट पड़ी। आरव किसी तरह बचा, लेकिन अब उसकी नजर मेरी तरफ थी। उसकी आंखें खून की प्यास से जल रही थीं। भयंकर आवाज में बोली, अब तुम नहीं बचोगी माया। वह मेरी तरफ दौड़ी और जैसे ही उसने मुझ पर वार किया, मेरी चीख निकल गई। नहीं! मेरी चीख सुनकर मां ने मुझे झकझोर दिया। माया, क्या हुआ? क्यों चीख रही थी? मैं हांफते हुए उठ बैठी। शरीर पसीने से भीगा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मां, वो लड़की, उसकी गर्दन, वो मुझे मारना चाहती थी। मां घबरा गई, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे। बस एक एहसास था, वह औरत, वह अंजलि अब मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मां ने धीरे से कहा, अभी सो जाओ बेटा, सुबह देखेंगे कि यह सब क्या है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मां, मेरे लिए दिन और रात का फर्क मिट गया है। दिन भी डरावना है, रात भी। नींद आती है तो वही खौफनाक सपने आते हैं। अगर आप मुझसे थोड़ी देर बात कर लें तो शायद मैं संभल जाऊं। मैं बिस्तर पर सिर पकड़कर बैठी थी। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। दिल में लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने मुझे धोखा दिया है। आरव ने इतना बड़ा सच छिपाया। तभी मां धीरे से कमरे में आई। हाथ में गुनगुना पानी का गिलास था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, माया बिटिया, कब तक क्यों आंसू बहाएगी? सुन, जो मैं कहने जा रही हूं, ध्यान से सुन। मैंने सुबकते हुए सिर उठाया। मां ने गहरी सांस ली। देख माया, जो हो गया सो हो गया। आरव ने तुझसे अपनी पहली शादी की बात छिपाई, क्योंकि अगर वह सच बता देता तो तू शायद शादी ही न करती। हर इंसान पहले अपनी भलाई सोचता है। बेटा, इसमें उसका कोई गुनाह नहीं है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मां, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। शादी झूठ की नींव पर रखी थी। मां ने मेरा हाथ थाम लिया। धोखा नहीं बेटा, मजबूरी समझ। वो तुझसे प्यार करता है, तेरा ख्याल रखता है। क्या उसने कभी तुझे तकलीफ दी? क्या तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसने कोशिश नहीं की? तू गुस्से में यहां आ गई, लेकिन तूने सोचा है वहां आरव अकेला कैसे महसूस कर रहा होगा। वह भी तो इस मुसीबत में फंसा हुआ है। अगर उसकी हिम्मत टूट गई तो। मां की बातें मेरे दिल में उतरने लगी। मैंने सोचना शुरू किया, सही तो कह रही है मां। आरव बुरा इंसान नहीं है। उसकी गलती बस इतनी है कि उसने सच छिपाया। लेकिन क्या वह मुझे तकलीफ देना चाहता था? मेरी आंखें फिर भर आईं। मैंने कहा, तो मां, मैंने गुस्से में यहां आकर गलत किया। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, नाराजगी में घर छोड़कर आना गलत है। वह तुझे चाहता है, तेरा ख्याल रखता है। अभी उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे वक्त में तू उससे दूर नहीं रह सकती। जाकर उसके पास रह, वही तेरी जगह है। मैंने गहरी सांस ली, सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं मां, मैं गलत थी। मुझे आरव के पास ही रहना चाहिए। इतने में फोन बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम था। उसकी आवाज कांप रही थी। माया, प्लीज वापस आ जाओ। यहां सब अधूरा लगता है तुम्हारे बिना। मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा। मां ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, सुबह का इंतजार मत करो। आज ही वापस चली जाओ। तेरा घर तेरे बिना अधूरा है। मैंने बैग उठाया। मन अभी भी भारी था, लेकिन कहीं न कहीं दिल में यह यकीन भी था कि शायद मां सही कह रही हैं। शायद आरव की कोई गलती नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लौट कर जाना मुझे किस खाई में धकेलने वाला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं लौट रही हूं, वहां अब मेरा इंतजार सिर्फ प्यार और सुकून नहीं कर रहा था, बल्कि एक खौफनाक रहस्य मेरा पीछा कर रहा था। मैं ससुराल पहुंची। आरव मुझे देखकर बेहद खुश हुआ। उसने मुझे गले से लगाया और कहा, माया, तुम आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ सुकून तो मिला, पर अंदर कहीं गहरे डर अभी भी जिंदा थे। रात का वक्त था। मैं थकी हुई बिस्तर पर बैठ गई। सोचा अब सब सामान्य हो जाएगा। मां सही कह रही थी। आरव नहाने चला गया और मैं ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर बाल संवारने लगी। तभी मेरी नजर शीशे पर पड़ी। मेरी सांस अटक गई। आईने में मेरी परछाई नहीं थी।
वहां किसी दूसरी औरत का चेहरा झलक रहा था। लंबे खुले बाल, लाल सुर्ख आंखें और चेहरा खून से लथपथ। आईना कांपने लगा, जैसे उसके भीतर कोई फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं चीख पड़ी। आरव दौड़ता हुआ बाहर आया। माया, क्या हुआ? लेकिन तब तक सब गायब हो चुका था। आईने में फिर से सिर्फ मेरा ही चेहरा था। मेरी आंखें डर से फैली हुई थीं। दिल धड़क रहा था जैसे बाहर छलांग लगा देगा। रात गहरी हो गई। पूरा घर सो गया। मैं करवट बदल रही थी कि अचानक खिड़की से चूड़ियों की हल्की खनक सुनाई दी। मैं धीरे धीरे उठी और बरामदे तक पहुंची। अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। फिर पीछे से कदमों की आहट आने लगी। मैं झटके से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फर्श पर गीले पैरों के निशान खुद ब खुद बनते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य औरत मेरे करीब चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है। मैं चीखते हुए कमरे की तरफ भागी। अगले दिन शाम को घर में सब लोग हॉल में बैठे थे। ऊपर बड़ा झूमर टंगा था। मैं सोफे पर थी। अचानक झूमर हिलने लगा। उसकी रोशनी मंद हुई और ऊपर से लाल तरल की बूंदें टपकने लगीं। मेरी साड़ी भीग गई। मैं चिल्लाई, आरव देखो, खून! सब लोग चौंक कर मेरी ओर देखने लगे। सास बोली, पगली हो गई है क्या? यह तो बस पानी है। लेकिन मेरी आंखें ऊपर जमी थीं। झूमर पर वही औरत लटक रही थी। उसकी गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी। खून बह रहा था और उसकी आंखें सीधी मुझे घूर रही थीं। मेरे होश उड़ गए। शरीर ने जवाब दे दिया और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब होश आया, दिल में सवाल और भी गहरे हो चुके थे। ये सब क्या है? क्या यह मेरा वहम है या इस घर में सचमुच कोई आत्मा है? कुछ दिन बाद मैंने सोचा बाहर निकल जाऊं, शायद मन हल्का हो जाए। शॉपिंग का मन हुआ। आरव ऑफिस में व्यस्त था, इसलिए मैं अकेले चली गई। मॉल में घुसते ही एक लड़की मेरे पास आई। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि अनजाने में मैंने मुस्कुराकर जवाब दे दिया। वह बोली, नमस्ते, आप अकेली हैं? उसके लहजे में कुछ अजीब था, जैसे वह मुझे पहले से जानती हो। मैंने हल्के से कहा, हाँ अकेली ही हूं। लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, आपको मेरी मदद चाहिए। आपकी पसंद के कपड़े, आपकी पसंद की ज्वेलरी, आपकी पसंद के शूज, सब कुछ मैं आपको दिला सकती हूँ। माया, मैं चौंक पड़ी। तुम मुझे कैसे जानती हो? वह मुस्कुराई, आंखें चमक उठी। मैं सब जानती हूँ। तुमसे मिलने का मौका चाहिए था। तुम बहुत खास हो। उसकी बातें अजीब थीं, लेकिन उसमें ऐसा आकर्षण था कि मैं उससे बातें करती चली गई। वह मुझे हर चीज के बारे में ऐसे बता रही थी जैसे हम पुराने दोस्त हों। उसने मुझे एक दुकान में ले गई। वहां उसने जो कपड़े, ज्वेलरी और जूते दिखाए, वे सब मेरी पसंद के थे। हर चीज बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं चाहती थी। मुझे लग रहा था जैसे वह मेरे दिमाग के भीतर झांक रही हो। उसकी नजरें बेहद सटीक थीं। फिर उसने मुझे बैठाया और चाय दी। तुम ठीक हो ना माया? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, उसने कहा। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन मेरी आंखों में एक हल्की दहशत थी। कुछ देर बाद वह अचानक बोली, चलो मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाना चाहती हूँ। उसकी मुस्कान अजीब थी। मेरा मन सशंकित हुआ, लेकिन जाने क्यों मैं मना नहीं कर पाई। वह मुझे अपनी कार में ले गई। रास्ते भर उसने सिर्फ एक ही सवाल दोहराया, माया तुम ठीक हो ना? मैं हर बार बस हाँ में सिर हिलाती रही, लेकिन दिल में अजीब सा डर पनप रहा था। कुछ देर बाद कार एक सुनसान गली में पहुंची। वहां एक पुरानी सी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, बंद खिड़कियां और हवा में नमी की गंध। मेरा मन उछट गया। यह जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वह लड़की मुस्कुराई, यहीं आना था। यही वह जगह है जहां तुम्हें सच का पता चलेगा। यहां तुम बहुत शांति महसूस करोगी। उस लड़की की आवाज जैसे मेरे कानों में किसी तंत्र मंत्र की तरह गूंज उठी। मैं सिहर गई। डरते हुए पूछा, यह कहां ले आई हो तुम मुझे? वह हल्के से हंसी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यह तुमसे मिलने की जगह है माया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मैंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और चुपके से एक फोटो क्लिक की। मेरी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि स्क्रीन बार बार धुंधली हो रही थी। फोटो में जो लोकेशन कैद हुई, वह जगह मुझे अजनबी और अजीब लगी। एक टूटी फूटी हवेली जिसके आसपास वीरानी पसरी थी। कुछ ऐसा था जो मुझे खींच भी रहा था और कुछ ऐसा भी था जो मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही मैंने फोटो क्लिक की, मुझे लगा मेरी पीठ के पीछे कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट हो रही है। मैंने मुड़कर देखा
वह लड़की मेरी ओर घूर रही थी। उसकी आंखों में अंधेरे का एक ऐसा समंदर था जिसमें मैं डूबती जा रही थी, और अगले ही पल वह अचानक गायब हो गई। मैंने चारों ओर देखा। हवेली वहीं थी, खंडहर वहीं था, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं थी। मेरे पैर कांपने लगे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस टूटने को थी। डर के मारे मुझे 1 मिनट भी वहां रुकना मुश्किल हो गया। मैं घर लौटने के लिए पीछे मुड़ी और तभी मेरी चीख निकल गई। वह लड़की मेरे सामने खड़ी थी, हाथ में ट्रे जिसमें मेरी पसंद का कोल्ड ड्रिंक रखा था, लेकिन उसका सिर कटा हुआ था जो नीचे लटक कर झूल रहा था। उसकी गर्दन से ताजे खून के फव्वारे छूट रहे थे। मैं पूरी दहशत में वहां से भागी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस भागती ही रही। पीछे से उसकी खौफनाक हंसी गूंज रही थी। भाग कहां रही हो माया? तुम्हारी पसंद का कोल्ड ड्रिंक लाई हूं, पी लो। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। किसी तरह मैं सड़क पर पहुंची। सामने से एक ऑटो आता दिखा। मैंने उसे रोका और बिना कुछ बताए उसमें बैठ गई। ऑटो वाले ने मेरी हालत देखी। क्या बात है बहन जी, इतना परेशान क्यों हो? मैंने हांफते हुए कहा। कुछ नहीं, बस यहां से जल्दी निकालो। पूरे रास्ते में पीछे देखती रही कि कहीं वह मेरा पीछा तो नहीं कर रही, लेकिन सड़क खाली थी, कोई नहीं था। घर पहुंचते ही मैं सीधे अपने कमरे में गई और बिस्तर पर बैठकर अपनी टूटी सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। अब डर मुझे और गहरा लगने लगा था। सपनों के किरदार अब हकीकत में आने लगे थे। मैंने फोन निकाला और मां को सब बता डाला। मां ने मुझे ढांढस बंधाया, लेकिन मेरी घबराहट कम नहीं हुई। फिर मैंने उस लड़की की फोटो देखने की सोची। फोन में फोटो खोली और झटका खा गई। उस तस्वीर में सिर्फ मैं थी। पीछे टूटा फूटा खंडहर था, लेकिन लड़की का नामो निशान नहीं था। मेरे भीतर सर्द लहर दौड़ गई। तो क्या वह सिर्फ मेरे लिए ही मौजूद थी? मैंने फोटो की लोकेशन को खंगाला। तय किया, मैं इस जगह का सच जरूर जानूंगी। दिन भर मैं उसी लड़की तोशी के बारे में सोचती रही। उसके हर शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं सब जानती हूं माया, तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारे हर राज। मैं सोचने लगी, वह कौन थी? मेरी पसंद कैसे जानती थी? और मुझे उस सुनसान हवेली तक क्यों ले गई? और फिर अचानक मेरे भीतर जैसे पहेली सुलझ गई। वह लड़की तोशी नहीं थी, वह अंजलि थी। उसने जानबूझकर गलत नाम बताया ताकि मैं उसके साथ चली जाऊं। वह मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मैं डर के मारे भाग आई। सोचते सोचते सिर दर्द बढ़ गया। मैं किचन गई, चाय बनाई और सिर दर्द की गोली ली। कुछ देर बाद लेट गई और आंख लग गई। फिर सपना शुरू हुआ। मैं और अंजलि एक बेहद खूबसूरत जगह पर थे। चारों ओर हरे भरे बगीचे थे, रंग बिरंगे फूल खिले थे, आसमान गहरा नीला और हवा में अजीब सी ताजगी। अंजलि हंसते हुए बोली, देखा माया, यहाँ कितना सुकून है। तुम्हें हमेशा यही जगह चाहिए थी ना? मैं चौंक गई। ये मेरी चाहत उसे कैसे पता थी? वह मेरी हर सोच, हर पसंद ऐसे जानती थी जैसे मेरे भीतर झांक रही हो। हम दोनों झील के किनारे बैठे पत्थर फेंक रहे थे और लहरें देख रहे थे। उस पल मुझे पहली बार सपना अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी सूरज जैसे किसी ने बुझा दिया। अचानक अंधेरा छा गया। धुंध और ठंडक ने हमें घेर लिया। मैं घबराकर अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या हो रहा है? तभी सामने से एक लंबा चौड़ा नकाबपोश आदमी आया। उसके हाथ में बड़ा चमचमाता छुरानुमा चौपर था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन रुक रही थी। अंजलि चिल्लाई, माया भागो! मैं चीख पड़ी। गला सूख गया, पैर जड़ हो गए। वह नकाबपोश मेरी ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं चाहकर भी भाग नहीं पा रही थी। नकाबपोश तेजी से अंजलि की ओर बढ़ा और बिना किसी हिचक के छोपड़ उसकी गर्दन पर चला दिया। एक भयानक आवाज गूंजी, छपाक, और खून फव्वारे की तरह उबल पड़ा। अंजलि की आंखें एक पल में शून्य हो गईं। उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं दहशत से जड़ हो गई। तभी नकाबपोश मुड़ा और छोपड़ उठाकर मेरी ओर बढ़ा। उसकी परछाई मुझ पर झुकी और उसने वार किया। मैं जोर से चीख पड़ी, नहीं! उस खून का छींटा मेरे गाउन पर गिरा। मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। दिल पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी आंख खुली। मैं पसीने से तरबतर थी, लेकिन डरावनी बात यह थी कि मेरे कपड़े सचमुच गीले थे, लाल धब्बों से सने हुए। मैंने कांपते हुए खुद को छुआ। मेरी हथेलियों पर भी खून जैसा कुछ चिपका हुआ था। मैं बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है?
मैंने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरे में कोई परछाई खड़ी थी। वह देर तक वहीं रही, मुझे घूरती हुई, फिर धीरे धीरे धुंध में घुलकर गायब हो गई। मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सब महज सपना नहीं है। अंजलि की आत्मा मुझे अपने खून का कोई इशारा दे रही है, या फिर यह आने वाली किसी बड़ी मुसीबत की चेतावनी थी, क्योंकि अब तक मैंने जो भी सपना देखा था वह सच हुआ था, और आज मैंने अपने ही कत्ल का सपना देखा था। मैं कांपते हाथों से मां को फोन मिलाने लगी। मेरी आवाज टूट रही थी, मां, मैं बर्बाद हो गई। आरव की पहली पत्नी की आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। कभी सपनों में आती है, कभी सामने। मुझे लगता है वो मुझे मार देगी। मां दूसरी तरफ से गहरी सांस भरकर बोली, बिटिया तू वहीं रहना, मैं सब देख लूंगी, कल सुबह मैं आती हूं। फोन रखने के बाद मैंने सुना कि मां ने तुरंत अपने पुराने जानने वाले तांत्रिक वेदानंद से संपर्क किया। कहा जाता था कि वह दूर दूर तक सबसे ताकतवर साधक हैं। रात करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मां मुझे बुलाकर आंगन में ले आई। सामने तांत्रिक खड़ा था। उसका रूप ही भयावह था। गले में हड्डियों की माला, शरीर पर राख, आंखें इतनी गहरी कि जैसे किसी अंधे कुएं का तल। उसकी आवाज गूंजी, तुम वही हो माया जिसकी किस्मत पर परछाइयां मंडरा रही हैं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, मैंने बस सिर हिला दिया। वह आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, माथे पर पसीना छलक आया। अचानक उसने आंखें खोली और गरजते हुए बोला, यह आत्मा तुझे सताने नहीं आई है, वह तुझे चेतावनी दे रही है। वो तुझे सपनों में अपने साथ इसलिए ले जाती है क्योंकि जो उसके साथ हुआ वैसा ही तेरे और तेरे पति के साथ होने वाला है। तूने डर के मारे उसकी बात ही नहीं सुनी। मैं ठंडी हवा में भी कांप उठी। सहमी आवाज में पूछा, कौन कौन हमें मारना चाहता है? तांत्रिक की आंखें और चौड़ी हो गईं। वह बोला, वही नकाबपोश जिसे तूने सपनों में देखा है। वह कोई साधारण इंसान नहीं, वह तेरे आसपास ही घूमता है, बहुत पास, और तेरे पति की मौत उसी के हाथों लिखी हुई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अंजलि की आत्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही? मैंने कांपते हुए पूछा। तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, नहीं, अंजलि तेरी दुश्मन नहीं है। वह आरव को बचाना चाहती है, लेकिन उसका सच अधूरा है। उसकी आत्मा बंधी हुई है, वह खुलकर बोल नहीं सकती। बस इशारों में तुझे सब दिखा रही है ताकि तू समझ सके कि उसके कत्ल के पीछे कौन था। मैंने डरते हुए कहा, तो यह नकाबपोश कौन है? तांत्रिक धीरे धीरे मेरी ओर झुका। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। फुसफुसाकर बोला, वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि वही है जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सांस गले में अटक गई। तांत्रिक अंत में बोला, आज रात संभल कर रहना, मैं सुबह यहां आऊंगा। कल सूरज की पहली किरण के साथ मैं सबका भंडा फोड़ कर दूंगा। तब तुझे पता चल जाएगा कि वह नकाबपोश कौन है और क्यों अंजलि की आत्मा तुझसे मदद मांग रही है। इतना कहकर वह उठा और अंधेरे में गायब हो गया। अब मेरे भीतर बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर अंजलि मेरी दुश्मन नहीं है तो मेरा असली दुश्मन कौन है? क्या वह इंसान मेरे घर के अंदर ही है? उस रात मैं बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली थीं, नींद तो दूर, पलकें तक झपकने की हिम्मत नहीं थी। हर आवाज, हर परछाई मुझे डरा रही थी और दिल की धड़कन बस एक ही बात कह रही थी, सुबह सब बदल जाएगा। घर का माहौल भारी था। लगातार हो रही घटनाओं का असर सबके चेहरों पर दिख रहा था। किसी की आंखों में नींद नहीं थी, किसी की जुबान पर शब्द नहीं, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी पसरी हो। आखिरकार सवेरा हुआ। मैं घड़ी की हर टिक टिक के साथ तांत्रिक के आने का इंतजार कर रही थी, और जैसे वादा किया था वह समय पर आ भी गया। दरवाजे पर आते ही उसने राख छिड़की और गंभीर स्वर में मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आंखें जमी हुई थीं, आवाज में एक अजीब गूंज थी। इस मकान में जो आत्मा है वह किसी को डराने नहीं बल्कि सच्चाई बताने आई है। आज उसे मैं बुलाऊंगा और वह सारे भेद खोलेगी। हॉल के बीच उसने चौक बनाकर दिया जलाया
और मुझे उसके पास बैठने को कहा। आरव भी मेरे बगल में था। हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवा का रुख बदल गया, झूमर हिलने लगा और उसमें से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, दिया कांप उठा और फिर हमारे सामने धुंध का गुब्बार बना। उस धुंध से धीरे धीरे एक चेहरा उभर आया, अंजलि का चेहरा। उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे, आंखों में आंसू, होंठ कांप रहे थे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, अंजलि, तुम अभी भी यहीं हो? तांत्रिक ने कठोर आवाज में हाथ उठाकर कहा, बोलो अंजलि, तुम क्यों भटक रही हो? किसका भेद बताना चाहती हो? अचानक अंजलि की आत्मा चीख पड़ी। उसकी आवाज ने पूरा हॉल थर्रा दिया। हम सब सहम गए। फिर वह कांपते स्वर में बोली, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरी हत्या की गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव चौंक कर खड़ा हो गया। क्या हत्या? अंजलि की आत्मा धीरे धीरे हाथ उठाकर इशारा करने लगी। उसकी उंगली सीधे नवीन की ओर उठी। उसकी आवाज फटी हुई थी, इसी ने की थी मेरी हत्या। ये तुम्हारा सगा बाप नहीं है आरव, ये तुम्हारा सौतेला बाप है, और अब यह तुम्हें और माया को भी मारना चाहता है ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी इसके बेटे को मिल जाए। आरव के होश उड़ गए। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। वह अवाक खड़ा था। नवीन का रंग उड़ गया। वह हकलाने लगा, झूठ है, यह सब झूठ है, यह तांत्रिक नाटक कर रहा है। तभी तांत्रिक की आवाज गूंजी, सच से भाग नहीं पाएगा नवीन, तू ही असली गुनहगार है। अंजलि गर्भवती थी। तू नहीं चाहता था कि आरव का खून, उसका वारिस इस घर में जन्म ले, इसलिए तूने छोपड़ से उसका गला काट दिया और उसके कत्ल को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। आरव के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों तैर गए। उसकी आवाज फट गई, तुमने मेरी अंजलि को मुझसे छीन लिया। तुम मेरे बाप कहलाने लायक भी नहीं हो। नवीन का चेहरा विकृत हो गया। वह गुर्राया। अचानक उसने जेब से पिस्तौल निकाली और चिल्लाया, हां, मैंने मारा उसे। और सुन, मैं तेरा बाप नहीं हूं। आज यह माया भी सब जान चुकी है, इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पिस्तौल मेरी तरफ तान दी। मैं डर से चीख पड़ी। आरव मेरे आगे आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग थी। नहीं, अगर एक कदम भी माया की तरफ बढ़ाया तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन उसे छूने नहीं दूंगा। नवीन गुर्राया, तू मेरा सौतेला बेटा है आरव। तेरी मां ने धोखा देकर तुझे इस घर में लाकर रखा। मैं क्यों सहूं तेरा वारिस? इसलिए अंजलि को मारा और आज तुझे और माया दोनों को खत्म कर दूंगा। उसने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक बाहर से पुलिस सायरन गूंजा। दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर आ गई। आरव पहले ही पुलिस को बुला चुका था। पुलिस ने नवीन को दबोच लिया। उसकी पिस्तौल छीन ली गई। वह बुरी तरह चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन हथकड़ियां उसकी कलाइयों में बंध चुकी थीं। अंजलि की आत्मा वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब शांति थी। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार किया। धीरे धीरे अंजलि की आत्मा धुंध में बदलने लगी और आकाश की ओर उठ गई। जाते जाते उसने आखिरी बार आरव और मेरी ओर देखा। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, अब मैं चैन से जा रही हूं, अब डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस नवीन को हथकड़ियों में ले गई। आरव वहीं घुटनों पर गिर पड़ा और रो पड़ा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में बेबसी और टूटन थी, पर अब मुझे साफ दिख रहा था कि उसे मेरी जरूरत है। सब साफ हो चुका था। अंजलि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि निर्मम हत्या हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा ने रहस्य खोलकर इंसाफ दिलाया। उसके बाद कभी घर में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अंजलि मुक्त हो चुकी थी। मेरे और आरव के लिए अब एक नया जीवन शुरू होने वाला था, बिना डर के, बिना रहस्य के। लेकिन अंजलि की याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज मुझे एहसास हुआ कि यह सब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और अब अंधेरा खत्म हो चुका था। एक नई सुबह सचमुच मेरा और आरव का इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। अंधेरा
डर, रहस्य सब धीरे धीरे हमारे जीवन से मिट गया। अब कई वर्ष बीत चुके हैं, हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। मैं और आरव अब 2 बच्चों के माता पिता हैं। घर बच्चों की किलकारियों और हंसी से गूंजता रहता है। हर दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। सबसे सुकून की बात यह है कि उस रात के बाद से कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। घर में शांति है, अपनापन है और सबसे बढ़कर भरोसा है। लेकिन अंजलि की याद, वह हमेशा हमारे दिल के किसी कोने में जिंदा रहेगी। उसकी आत्मा ने हमें डराया नहीं बल्कि सच का सामना करवाया और हमें बचाया। तो दोस्तों, यह थी मेरी और आरव की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।